नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्णमाला को पढ़ा तथा वर्णमाला में स्वर को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया था तथा व्यंजन को पढ़ रहे थे। व्यंजन हमने क्या क्या देखा था उसको हम रिवाइज करते हैं तथा उसके आगे हम पढ़ेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। व्यंजन में हमने देखा था कि व्यंजन में हमने पढ़ा था कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को 3 प्रकार से हम देखा था हमने। पहला देखा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तथा इस स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया था। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तथा ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों में बांटा गया था तथा इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण या अक्षर थे। कुल मिलाकर के स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 हो गई, 25 थी स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या। तथा दूसरे नंबर पे आता है अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या, रा, ला, व। कौन कौन? या, रा, ला और व, ये अंतास्थ व्यंजन हो गए। फिर तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। तीसरे नंबर पे कौन आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसको उच्चारित करने पर, जिसको उच्चारित करने पर उसमें ऊष्मा निकलती है, उसके रगड़ से ऊष्मा निकलती है, जिससे सा, सा, सा और हा, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन को हमने पढ़ा था। तथा उसके आगे फिर हमने देखा था, चौथा देखा था कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमने देखा था कि छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। छत, तरंग, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हमने देखा। फिर दूसरा हमने देखा था अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन इसमें हमने देखा था या, रा, ला और वा। फिर तीसरा हमने देखा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमने देखा था सा, सा, सा और हा, सा, सा, सा और हा। यही हम 3 व्यंजन के यही 3 मूल भाग हैं। तथा हमने कुछ और पार्ट को उसको देखा था। फिर हमने देखा था उसके आगे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में हमने देखा था इसके भी 4 भाग हैं, छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। फिर इसके बाद हमने देखा था एक उच्छिक्त व्यंजन। उच्छिक्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। डा और ढा को उच्छिक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तथा इसके आगे अब हम देखेंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या उसमें है व्यंजन में। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि अल प्राण आता है। व्यंजन में ही अल को प्राण आता है। अल प्राण जिसका सूत्र है, आप इसको देख लीजिए, सूत्र है 1, 3, 5। इसका मतलब हुआ कि जो 5 वर्ग हैं, जो 5 वर्ग है, का, चा, टा, ता, पा, वो 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर तथा या, रा, ला, वा, इसे क्या कहते हैं? अंतास्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन तथा या, रा, ला, वा या अंतास्थ व्यंजन और सारे स्वर, ये आते हैं अल प्राण में। अल प्राण में क्या क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण या अक्षर तथा या, रा, ला, वा और सारे स्वर अल प्राण में आते हैं। तथा महाप्राण, महाप्राण में इससे जो बचा हुआ, इसमें 1, 3, 5 इसमें चला गया, बचा का 2 और 4, तो 2 और 4 इसमें आ गया। 2 और 4 मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सा, 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 हा, इसको क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जो आगे हम देखेंगे। तथा फिर तीसरा है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण इसका सूत्र है 1, 2 प्लस तीनों सा। 1, 2 का मतलब हो गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा अघोष के अंतर्गत आएंगे। तथा सघोष, सघोष को ही घोष कहा जाता है। सघोष, सघोष को ही घोष कहा जाता है। इसमें 1, 2 है तो सघोष में क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण प्लस हा प्लस या, रा, ला, वा प्लस सारे स्वर। फिर आगे हम देखेंगे
संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन सा सा सा, तीनों सा, मतलब कि संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन हो गया। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें दोनों अंतर देखिए, ये संघर्षी व्यंजन और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हो जाएगा चा छा जा झा। कौन कौन? चा छा जा झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तथा उसके आगे हम देखते हैं है पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन ला को पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। तथा उसके नीचे एक और है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रा को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। रा को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। हमने अर्ध स्वर को देख लिया था, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। तथा एक है वो बचा है आगत व्यंजन। जो अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। और इसमें जा और फा तक खा गा, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है। नुक्ता मतलब बिंदी, ये बिंदी लगी होती है, इसे हम कहते हैं आगत व्यंजन। जो विदेशों से आए, विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपने आए हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। तथा दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब कंठ, तालु, मूर्धा और दंतोष से किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ किन किन उच्चारण स्थानों से किया जाता है। तो हम देखते हैं अब आगत व्यंजन हो गया। इसके आगे हम देखते हैं अब वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। पहले हम देखते हैं सूत्र है। सूत्र को आप याद करिए तथा इसी सूत्र से पूरा जितना भी वर्ण है सभी किससे किससे कहां से बोले जाते हैं उनका पता लगा सकते हैं। पहला सूत्र है अकु। पहला सूत्र है अकु विसर्जनीय। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। पहला कौन है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण या अक्षर आते हैं। अकु आ से क्या आ गया? आ प्लस बड़ा आ। का से का वर्ग। का वर्ग में कितने अक्षर थे? 5। तथा हा, यहाँ पर हा आ गया प्लस हा। और फिर कौन है? विसर्ग आ गया। विसर्ग छोटा बड़ा प्लस का वर्ग प्लस हा प्लस विसर्ग। विसर्ग को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। पहला क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा में क्या क्या आएंगे? आ आएगा, छोटा बड़ा प्लस का वर्ग आएगा प्लस हा आएगा प्लस विसर्ग आएगा। इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। यहाँ लास्ट में कंठा लगा है तो आप इससे समझ जाएंगे इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो दूसरा देखेंगे इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इसमें क्या क्या आएगा? ई से आ गया छोटी प्लस बड़ी प्लस चा से आ गया चा वर्ग। चा वर्ग प्लस या आ गया या प्लस यहां से यसा नाम सा आ गया। इसे क्या कहेंगे? इसे तालाबी सा, क्योंकि यह तालु से इसका उच्चारण है तो इसे हम तालाबी सा कहते हैं। इन सभी का उच्चारण कहां से होता है? तालु से।
इचु यसा नाम तालु, ई से ई प्लस बड़ी ई, चा से चा वर्ग आ गया, चा वर्ग, फिर या, यसा नाम से या आ गया और सा आ गया, तालव्य सा। इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है। तथा तीसरा है ऋतु, ऋतु टा है, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। इसमें क्या कौन आएगा, री आ जाएगा, री प्लस टू, टा से टा वर्ग आ गया, टा वर्ग, प्लस रा आ गया यहाँ का, रा, और प्लस सा आ जाएगा। कौन सा सा, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा इसे कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा, मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, री, री आ गया, प्लस टा वर्ग आ गया, प्लस रा आ गया, प्लस सा आ गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो आगे हम देखते हैं चौथा, ऋतु रसानाम मूर्धा तीसरा है। तो चौथा है ऋतु, ऋतु ता है यहाँ पर, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, दंता, ऋतु लसानाम दंता, लृ, ऋतु। अब यहां से देखिए कौन कौन आएगा, पहले आ गया लृ, 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 ला में री लग जाएगा, लृ प्लस ता वर्ग, लृ प्लस ता वर्ग प्लस ला प्लस सा, इसे दंत सा कहते हैं, दंत सा। इनका उच्चारण कहां से होता है, दंत से, दांत से। ऋतु लसा नाम दंता, क्या, ऋतु लसा नाम दंता, लृ आ गया, लृ प्लस ता वर्ग प्लस ला प्लस सा। इन सभी वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। तथा आगे देखेंगे पांचवा, उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ, उपु, इसमें क्या कहलाएगा, उ आ जाएगा, उ प्लस बड़ा उ प्लस पा वर्ग, पा वर्ग। इनका उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से, ओष्ठ से। छोटा उ प्लस बड़ा उ प्लस पा वर्ग, प्लस पा वर्ग। इनका उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से, उपु ओष्ठ। आगे हम देखते हैं छठा है कंठोष्ठ, सातवां है दंत ओष्ठ, तथा आठवां है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ। अब इसको देखिए, इसमें उच्चारण स्थान दो जगहों से हो रहा है, एक कंठ से एक ओष्ठ से, एक दंत से दूसरा ओष्ठ से, फिर कंठ से फिर तालव्य से। अब इसमें देखिए कौन कौन आएगा, कंठ ओष्ठ से ओ औ, ओ औ, कंठ ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से वा, तथा कंठ तालव्य से ए और ऐ, ए और ऐ।
दोस्तों इस प्रकार हम देख लिए हैं उच्चारण स्थान 8 होते हैं तथा 8 को हम भली भांति से देख लिए हैं कि कौन कौन सा है स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान 8 प्रकार का होता है। पहला हमने देखा कि अकु विसर्जनिया नाम कंठा, दूसरा हमने देखा कि इचु यसा नाम तालु, तीसरा हमने देखा कि ऋतु रसा नाम मूर्धा, चौथा लिट्टू लसा नाम दंता, पांचवा उप ओष्ठ, फिर छठा हमने देखा कंठ तालव्य, फिर सातवां देखा दंत ओष्ठ, आठवां देखा कंठ ओष्ठ। ये हमारे 8 उच्चारण स्थान के 8 पार्ट हैं, 8 भाग हैं, जहां से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे हम कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं वर्णमाला में कि इसमें पहला क्या है। पहला है कि अस्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अस्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि अस्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। हमने पढ़ा है का वर्ग, चा, टा, ता, पा वर्ग। इनकी संख्या कुल टोटल 25 होती है और इसे अस्पर्शी व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तथा दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। सा, सा, सा और हा, तीनों सा और हा। फिर हा को काकल्य वर्ण, महाप्राण तथा सघोष वर्ण भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि काकल्य वर्ण निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। और अगला चौथा है कि सभी स्वर को अल्पप्राण तथा सघोष वर्ण भी कहते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण तथा सघोष में आते हैं। फिर अगला है स्वर को अच भी कहते हैं तथा व्यंजन को हल भी कहा जाता है। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ ध्वनियां हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। पहली बात है यूपी ट्रिपल एससी में इसको पूछ लिया गया था संबल किस प्रकार की ध्वनि है, तो संबल संपृक्त ध्वनि है। संबल संपृक्त ध्वनि है। पहला इसमें हम देख लेते हैं, पहला है संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर के एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तब उसे हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर के एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उसे हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। इसमें जैसे प्राण हो गया, प्राण, प्रवाद, प्रकर्ष, मलान, कलांत, इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। पूछ लिया कि प्राण किस प्रकार की ध्वनि है, इसमें ऑप्शन दे देगा 4, तो प्राण किस प्रकार की ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है। क्योंकि इसमें देखिए दो व्यंजन है, प्र और ड़ा जो है व्यंजन है, ये दोनों किससे संयुक्त हुए हैं, संयुक्त होकर के एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, स्वर के सहारे बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। दूसरा है संपृक्त ध्वनियां। संपृक्त ध्वनियां जब संपृक्त ध्वनियां किसे कहते हैं, एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से संयुक्त होकर के या संपृक्त होकर के बोली जाती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। एक ही ध्वनि जब 2 व्यंजन से संपृक्त होकर के बोली जाती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे इसमें देखिए सा और बा ये दोनों संपृक्त हुई है किससे, माँ से इनका संपृक्त हुआ है तो इसे हम संपृक्त ध्वनि भी कहते हैं। तीसरी है युग्मक ध्वनियां। तीसरी कौन है, युग्मक ध्वनियां। जब एक ही वर्ण का द्वुत्व हो जाए, मतलब कि एक ही वर्ण का द्वुत्व हो जाए तो उसे हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। जैसे इसमें देखिए उत्फुल्ल है, उत्फुल्ल। ला इसमें देखिए ला यहाँ आधा आ गया, उसके बाद पूरा चला गया, तो ला वर्ण का यहाँ द्वुत्व मतलब 2 बार हो जाना। किसी वर्ण का द्वुत्व मतलब 2 बार आना, वो वहां पर युग्मक ध्वनि। युग्मक मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो यहाँ पर युग्मक। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में भी 1 ला आधा है, उसके बाद पूरा ला है, यहाँ 2 वर्ण एक साथ आए हुए हैं। और देखिए इसमें क्या है, प्रसन्नता, तो यहाँ पर आधा ना, फिर बाद पूरा ना। जहाँ इस प्रकार की ध्वनियां आती हैं कि
वहां पर युग्मक ध्वनियां होती है, पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ गया बद्धाक्षर। बद्धाक्षर किसे कहते हैं? बद्धाक्षर किसे कहते हैं? बद्धाक्षर ऐसी ध्वनियां जिसके लास्ट में, जिसके अंत में स्वर ना हो, स्वर ना हो, व्यंजन ही हो, तो उसे हम बद्धाक्षर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिसके अंत में स्वर ना हो, स्वर ना हो और व्यंजन हो, स्वर रहित हो, तो वहां पर बद्धाक्षर होता है। तथा इसमें देखिए जैसे आप है, आप यहाँ पर हलंत पा पे लगा हुआ है, तो पा पे हलंत है, इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ से पा आधा पा है, पा में से स्वर निकल चुका है, इसे हम बद्धाक्षर कहेंगे। तथा अगला है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण या ऐसा शब्द जिसके अंत में स्वर लगा हो, उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। बद्धाक्षर में स्वर ना लगा हो लास्ट वर्ण में, तथा इसमें मुक्ताक्षर में स्वर हो लास्ट वर्ण में। यही दोनों इतना अंतर है। जैसे जो है, जो उसमें देखिए यहाँ पर स्वर लगा हुआ है, तो ये हो गया मुक्ताक्षर। उसमें स्वर नहीं लगा हुआ, सिर्फ व्यंजन ही है, तो यहाँ पर इसको बद्धाक्षर कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम देख चुके हैं कि वर्णमाला को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। पूरे बढ़िया तरीके से हम इसको एक एक टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं, तथा इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सब। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।